हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है ये इक्वेशन ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है, और वहां जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो केमिकल रिएक्शन से, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर आती है। ठीक है। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कि ये ई कैथोड जो लिखा हुआ है, ई एनोड जो लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है। ठीक है। यहीं से आगे आया था सेल पोटेंशियल, कि सेल पोटेंशियल जो होता है वो दो हाफ सेल से, एक कैथोड और एनोड के ऊपर जो इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो रही है वहां से मिलके बनता है। ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो हमारी वीडियो रही है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैथोड का या एनोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कैसे पता किया जाता है। उसके लिए हम यूज करते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी वो ये है कि यहां पर मैंने ई नोट सेल लिखा है, ई नोट कैथोड लिखा है, ई नोट एनोड लिखा है। इस नोट का मतलब क्या है, ये ऊपर जो सर्किल मैंने लगाया इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि हम जो सेल बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर बना रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने बताई थी, क्या कंडीशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, कि भाई जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे उसकी कंसंट्रेशन आप कितनी लेके चलोगे, 1 मोलर लेके चलोगे। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर लेके चलना है तो वो 298 केल्विन लेके चलेंगे। टेम्परेचर भी क्लियर है। तीसरी चीज आती है प्रेशर की। अगर कि हमारे किसी सेल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई गैस बन रही है या फिर हमें गैस पास करानी पड़ रही है तो उस गैस को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर लेके चलेंगे। तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की जो कंडीशंस है उन्हीं को हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस बोला है। अगर आप इन्हीं कंडीशंस के ऊपर कोई सेल बनाते हैं और वहां से फिर आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं या फिर सेल पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, तो वहां से जो पोटेंशियल आएगा उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है। तो एक बार मैंने बहुत जल्दी से रिकैप दे दिया आपको। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हम? नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। अब की बार तो कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक हटा भी दिए गए हैं सिलेबस के अंदर से, तो नर्न्स्ट इक्वेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। याद रखना, नर्न्स्ट इक्वेशन जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप कंपटीशन के अंदर बैठते हो तो भी नर्न्स्ट इक्वेशन बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। तो देखो, सबसे पहली चीज की नर्न्स्ट इक्वेशन होती क्या है। नर्न्स्ट इक्वेशन जो होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नर्न्स्ट इक्वेशन ये एक रिलेशन होता है। क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है। किस किस के बीच में? हमारा जो सेल पोटेंशियल रहने वाला है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जब भी आप कोई सेल बनाओगे तो उसका जो सेल पोटेंशियल रहेगा ई सेल, और किसके बीच में रिलेशन बताएगा, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन में। जरूरी नहीं है कि हम हर बार जो अपना सेल बनाएंगे वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर, इज यूनिटी, ये जरूरी नहीं है। इवन व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन सोल्ट्स, तो ये चांसेस रहते हैं कि यार वहां पे मिस्टेक्स हो सकती है। आपकी किसी भी तरह की मिस्टेक हो सकती है कि जो कंसंट्रेशन रहती है वो यूनिटी नहीं है। अगर हम पर्पसली एक लेके चल रहे हैं, इंटेंशनली लेके चल रहे हैं कि हमें वही 1 मोलर नहीं लेके चलनी, कंसंट्रेशन कुछ और लेके चलनी है, तो उससे हमारा जो सेल बनेगा वो कितनी वोल्टेज जनरेट करेगा, कितना वो पोटेंशियल जनरेट करेगा, अगर वो चीज कैलकुलेट करनी हो, या फिर कोई भी सेल दे रखा है उसके अंदर पूछा हुआ इसका सेल का पोटेंशियल कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो नर्न्स्ट इक्वेशन रिलेशन बताती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इससे क्या पता चलता है? इससे एक रिलेशन मिलता है, रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल एंड आयोनिक कंसंट्रेशन। आयोनिक कंसंट्रेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे वो आयनिक कंपाउंड रहेगा, तो उसी कंसंट्रेशन जो मिलेगी आयनिक कंसंट्रेशन मिलेगी आपको। ठीक है। अब इसको मैं और क्लियर करने वाला हूं थोड़ा सा। देखो, हमें क्या करना है, कुल मिला के जब आप इक्वेशन बना रहे हो, जब आपको लिखा जाता है कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर हम जनरली पूरी जो रिएक्शन होती है वो नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? जो मेटल्स का एक्सचेंज हो रहा है, जो मेटल सॉलिड से एक्वस कंडीशन के अंदर जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जिंक और कॉपर का एक सेल बना लेता हूं तो इसको हम लेके चलेंगे जिंक सल्फेट में, और कॉपर को लेके चलेंगे कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। चलो मान लेते हैं कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं और 1 मोलर सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। आपसे पूछता हूं कि बताओ कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। इस केस में कैथोड किसका रहेगा भाई?
जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो कैथोड बनाती है, जो लेस रिएक्टिव रहेगी वो क्या बनाएगी, कैथोड बनाएगी। तो कॉपर रहता है, कॉपर का रिडक्शन होगा, तो कॉपर का रिडक्शन इस तरह से होता है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये हो जाती है हमारी रिएक्शन कैथोड के ऊपर। अब चलो मैं पूछ लेता हूं कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है वो और बताओ। तो एनोड किसका बनेगा, एनोड बनेगा जिंक का। तो चलो जिंक के ऊपर क्या रिएक्शन होगी वो भी देख लेते हैं। जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैं लिखता हूं जिंक सॉलिड जो रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और जिंक आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए भाई, लूज कर दिए। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जब कैथोड एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रही है उन रिएक्शंस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो मेटल्स हम लेके चल रहे थे जिनका हमने इलेक्ट्रोड बनाया था उनके आयंस जो रहते हैं वो ही इन्वॉल्व करके दिखाते हैं। एक्चुअल में हम जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस ही तो रहते हैं, Cu2 पॉजिटिव आयंस ही तो रहते हैं। अगर सल्फेट आयन यहाँ पे थे तो सल्फेट आयंस का कोई रोल नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। जो कंसंट्रेशन हमें देखनी है वो देखनी होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, लेकिन जिस तरह की कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन मिलेगी उसमें से हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम की है, वो क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि हमें आयनिक कंसंट्रेशन अगर आप मिल जाती है कॉपर 2 पॉजिटिव की या Zn2 पॉजिटिव की, तो हम उस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? फटाफट पहले तो आप ये 2 चीजें नोट करो कि नस्ट इक्वेशन जो होती है इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल यानी सेल पोटेंशियल एंड द आयनिक कंसंट्रेशन। इसमें आगे आप लिख लेना आयनिक कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्वस आयंस। जो आयंस हमारे पास है उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन से आयंस, टेकन एज द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड को हम लेके चल रहे थे उनकी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगी उसको हम लेके चलेंगे। क्लियर? फटाफट नोट करो, इसको हटा रहा हूं फिर मैं। ओके, हो गया होगा। देखो अब नस्ट इक्वेशन होती क्या है, किस तरह से रिलेशन मिलता है, इक्वेशन को याद कर लेना। इस इक्वेशन को याद कर लेना। किसी भी चीज का, किसी भी एनोड या कैथोड का आपको जब रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो उसको लिख लेता हूं मैं ई कैथोड से। अब देखो मैंने नोट नहीं लगाया है, नोट कब लगाते हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलते हो, और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है, वहां से वैल्यूज मिल जाएगी। If the concentration is taken other than unity, अगर आप यूनिटी कंसंट्रेशन नहीं लेके चल रहे हो, यूनिमोलर सॉल्यूशन नहीं लेके चल रहे हो, कुछ और सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, उस टाइम पे जो हमारा पोटेंशियल आएगा किसके ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे या एनोड के, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जो हमारा कैथोड अगर मैं लेके चलता हूं, आप एनोड भी लिख सकते हो, कैथोड का जो पोटेंशियल रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है एट एनी कंडीशन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन दैट विल बी गिवन बाय, उसको हम रिलेट कर रहे हैं। पहले लिखूंगा मैं जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो रिजल्ट आता है पहले वो लिख लेंगे, और उससे कुछ डिफरेंट, उसके आसपास कुछ वैल्यूज आएंगे। किस तरह से देखेंगे, तो ई नोट जो स्टैंडर्ड कंडीशन रहे उसमें से माइनस कर देंगे RT अपॉन NF, RT अपॉन NF, ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। इसको मैं कैथोड लिखने की बजाय, देखो कैथोड जो मेटल का रहता है तो इसको कैथोड की लिखने की बजाय बस ये कैथोड इसलिए लिखने का था कि जो मेटल आप यहां पे लेके चलोगे वो मेटल यहां पे लेके चलोगे, उसी मेटल की कंसंट्रेशन आपको एक्वस फॉर्म में लेके चलनी है। तो उस मेटल को मैं लिख देता हूं वो आयनिक फॉर्म में जब रहे उसकी कंसंट्रेशन N पॉजिटिव। N पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कॉपर का लिखना है तो कॉपर का देखो कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरह लिखेंगे। कॉपर का रिडक्शन का मतलब क्या है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन अदर देन यूनिटी विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो माइनस RT बाय NF। ये जो N है, N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन या लूज कर रहा है, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर तो हमें पता है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज या गेन होता है पूरी इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे N की जगह मैं 2 लिख लेता हूं, 2F ln ln 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? इक्वेशन इस तरह से बना के लिखनी है। अगर आपको जिंक का लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जिंक के कैसे हम लिखेंगे, E of Zn2 positive to Zn, ये reduction potential of zinc will be equal to standard reduction potential of zinc minus RT upon 2F ln
लोन, ये जो Ln है इसको अभी नेचुरल लोग बोला जा रहा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टू द बेस 10 के अंदर। अभी जब आप Ln लिख के चलते हो तो बेस रहता है E, बेस क्या रहता है, E रहता है। और इसको जब कन्वर्ट किया जाता है तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आपको बता दूंगा अभी आपको। अभी अगर जिंक के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे Ln 1/Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। क्लियर है इतना? ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पर, तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज क्या है, किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिल जाएगा तो आप सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ई सेल लिखा था, यहाँ पे मैंने एक कैथोड का बनाया है खाली। इस तरह एनोड का बना सकते हैं और कैथोड एनोड का मिल जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करो, इनोड सेल या सॉरी ई सेल आ जाएगा आपका। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो चलो एक बार इस चीज को भी यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन लिखो, उसके बाद ये चीज नोट करो। कॉपर 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होके कॉपर में कन्वर्ट होगा, इस इक्वेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे कॉपर के लिए और यूज कर लेंगे। जल्दी नोट करो। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब बाकी टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो कैलकुलेट करना है हमें अदर कंसंट्रेशन के ऊपर। इस कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेशन की वैल्यू जो आएगी वो यहां पे रख देंगे हम। इसके बाद ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएगी। टेबल आपकी बुक के अंदर दे रखी है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, वहां पे सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करने होते हैं। इसके बाद आर क्या होता है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती थी इक्वेशन, PV = nRT। वहां पे R क्या होता था, R होता था गैस कांस्टेंट, होता था कि नहीं होता था? तो वही R जो है यहाँ पे यूज किया है, गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू कितनी होती थी, वैल्यू याद रख लेना। R की अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लेना। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किसकी वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी। अगर आप यूनिट चेंज करते तो एक और वैल्यू भी आती थी वहां पे 0.082। आपको ये वाली वैल्यू जो है बस याद होनी चाहिए। हम यूज भी नहीं करेंगे इसको, देखते जाओ बस, आगे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ज्यादातर तो क्वेश्चन के अंदर मिल जाती, नहीं मिलती तो हमें यूज भी नहीं करनी है। आगे देखो कैसे। इसके बाद T जो रहेगा, T रहेगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक बार में हम जो कंसंट्रेशन में चेंज आने पे जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज होता है उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। टेम्परेचर को चेंज अभी नहीं करना है। टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उसको अलग से पढ़ लिया जाता है। टेम्परेचर जो रहेगा वो कितना रहेगा, टेम्परेचर लेके चलते हैं 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना लेके चल रहे हैं, 298 केल्विन। 298 केल्विन जो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर रहता है उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर मेजर कर रहे हैं। कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। इसके बाद n क्या है भाई, यहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हम यूज करते हैं उनमें से कोई एक कैथोड बनता है, कोई एक क्या बनता है, एनोड बनता है। कैथोड के ऊपर कुछ रिएक्शन होती है, एनोड के ऊपर कुछ रिएक्शन होती है। मैं साइड में लिख लेता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको मैं। n की वैल्यू कहां से पता चलेगी, कुछ लोगों को लगता है कि n की वैल्यू कहां से मिलती है कि जो चार्ज होता है, कॉपर लेके चल रहे हैं, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, n की वैल्यू 2 हो गई। जिंक लेके चल रहे हैं, जिंक के लिए 2 होगी, यहां तक ठीक है। फिर बोलते हैं सिल्वर लेके चल रहे हैं, सिल्वर के लिए क्या होगी, 1 हो गई। यहां दिक्कत हो जाती है कई बार। क्या दिक्कत होती है एक बार समझ लो इस चीज को। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास भाई 2 इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, पहला इलेक्ट्रोड लिया हमने सिल्वर का Ag और दूसरा लिया है कॉपर का। अब आपसे पूछा हुआ है कि भाई इसके इस कपल के लिए आपको n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस कपल के लिए पहले सेल इक्वेशन लिखूंगा। क्या लिखनी होगी हमें, सेल इक्वेशन लिखनी होगी। सेल इक्वेशन मतलब कि क्या रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है, कौन किसमें रिड्यूस हो रहा है या कौन किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज लिखनी होगी। कैसे लिखेंगे, सबसे पहली चीज तो मैं लिखता हूं कि भाई इन दोनों में से कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन सा बनेगा। कैथोड क्या बनेगा भाई, इन दोनों में से कैथोड बनेगा सिल्वर। जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या बनती है, कैथोड बनती है। तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, Ag प्लस जो होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा Ag सॉलिड। क्लियर। दूसरा, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा, ये कॉपर सॉलिड में था और ये कॉपर 2 पॉजिटिव में चला जाएगा एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। ठीक है, अभी अगर देखो n की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है तो मैं एक चीज बोल रहा हूं उसको हमेशा याद रखना। n की वैल्यू एक सेल रिएक्शन से पता चलती है।
एक इलेक्ट्रोड के लिए n की वैल्यू आपको यहां से डिफरेंट मिलेगी, यहां से डिफरेंट मिलेगी, हो सकता है सेम भी मिल जाए। स्टिल यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम द सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखो, दोनों को बैलेंस करो और फिर जो इक्वेशन आएगी उसको बोलते हैं सेल इक्वेशन। दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए हमें और किसी चीज की दिक्कत नहीं है। कॉपर इधर 1 है 1 है, Ag इधर है 1 है 1 है। इसके बाद अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहे हैं तो कैथोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यूज होने चाहिए। ठीक है, एक सेल के अंदर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं डालते हैं या इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रिलीज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्सेप्ट हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। इतना पता चल चुका है मेरे को कि n की वैल्यू 2 रहने वाली है। क्लियर है? तो देख लो यहां से जो सेल इक्वेशन आती है वो क्या आती है, मैं लिख लेता हूं सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? उसके लिए तरीका है ये कि भाई हम लिखेंगे रिएक्टेंट में 2Ag प्लस, इसको एक्वस लिखना होता है, प्लस कॉपर सॉलिड, इससे मिलकर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा इधर 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस। ये होगी आपकी सेल इक्वेशन। और यहां बीच में लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे n की वैल्यू बताएंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो हम लेके चलते हैं n की वैल्यू, वो एक्चुअल में आप लिखते हो अगर इस तरह से तो खाली इलेक्ट्रोड के लिख रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सेल पोटेंशियल के ऊपर मिलेंगे। मैंने बोला था कि नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है, सेल पोटेंशियल को किससे रिलेट करती है, वो इक्वेशन इससे कंसंट्रेशन से रिलेट करती है। तो सब आप सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, वहां पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और n की वैल्यू कैथोड और एनोड के लिए सेम लेके चलेंगे। क्लियर है? F क्या होता है इसको हटा दो, यहां से सेल इक्वेशन लिखनी आ गई होगी आपको। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये F क्या होता है। F होता है फेराडेज कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, उन्होंने इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इसके करंट के केमिकल एनर्जी के रिलेशन को काफी स्टडी किया। और यहां से मैं लिख देता हूं, पहले n की वैल्यू लिख रहा हूं, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कहीं से रिलीज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और वहां से जाके वो एक्सेप्ट हो रहे हैं किसी दूसरी जगह पे। किसी और रिएक्शन के अंदर हो सकता है सिंगल हो जाए, किसी के अंदर हो सकता है 3 हो जाए, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में आता है F। F क्या होता है? F होता है फेराडेज कांस्टेंट। F क्या होता है? फेराडेज कांस्टेंट। और इसकी एक वैल्यू होती है, कितनी होती है? 96487 कूलम पर मोल। क्या वैल्यू होती है इसकी? 96487 कूलम पर मोल। काफी जगह पे इसकी वैल्यू जो होती है 96500 भी लिखी मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सिंपल हो जाती है कैलकुलेशन वहां से, लेकिन आपको ये वैल्यू याद रखनी है। फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? वो रहेगी 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि R जो है वो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है। टेंपरेचर इतना लेके चलेंगे हमेशा, R की वैल्यू फिक्स है, F की वैल्यू फिक्स है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। N की वैल्यू जो रहेगी वो चेंज होगी, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है Ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, अब इस चीज को समझ लो कि ये जो लोन लिखा है, Ln जो लिखा है, इसको कैसे सोल्व करें। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ln x दिया हुआ है, नेचुरल log ऑफ x दिया हुआ है, तो उसको हम log x के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? log x के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या रहता है? आप क्या करोगे? ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। इसमें बेस 10 रहेगा, इसमें बेस e रहेगा। इसको log e भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ln x ln x दिया जाए उसको लिख दिया जाता है 2.303 log x। अब वो log के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो टेबल आपको मिलेगी वो log की मिलती है, उसके अंदर बेस 10 रहता है, इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो इस इक्वेशन को एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूं। किस तरह लिख रहा हूं? देखो, मैं लिखता हूं E कैथोड इज इक्वल टू E नॉट कैथोड। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो कांस्टेंट्स थे उनको सोल्व कर लेते हैं, उनकी वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू रखोगे 8.314, T रखोगे 298, F रखोगे नीचे 96487। N को मत रखना क्योंकि N तो क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगा हमें, इनकी वैल्यू हमें सेम रहेगी। और जब इन तीनों को आप सोल्व करोगे, कांस्टेंट है, इनको सोल्व कर सकते हैं नंबर से, तो वैल्यू आती है 0.0591। ठीक है, 0.059 तक लिख लिया आपने। 0.059 अपॉन n, n को एज इट इज लिखेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे हम log के अंदर। उस log में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2.303 आता है, वो भी आगे हमने कन्वर्ट कर लिया है, वो भी इसके अंदर हमने इंक्लूड कर लिया है।
तो उसको भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से जो नेचुरल लॉग था उसको भी लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लिया, 2.3030 जो आया उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ पे बचता है log 1 अपॉन मेटल जो हमारी रहेगी उसके आयंस की कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को आप नोट कर लो, इस इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है, इस इक्वेशन को भूल जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स थे, उनकी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, उनको मैंने छोड़ दिया है। सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन बच जाती है, इसको कहीं पे नोट कर लो। ठीक है, नोट करो। तो भाई क्या हम नेक्स्ट में इसी तरह से एनोड के लिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? क्या मैं लिख नहीं सकता हूं कि E ऑफ एनोड इज इक्वल टू E नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन, यहां पे मैं लिख देता हूं मेटल को, मैं लिख देता हूं n से, मेटल को किससे लिख देता हूं मैं, n से लिख देता हूं, और m पॉजिटिव उसके ऊपर कुछ चार्ज आया हुआ है। क्लियर है? खाली मेटल को मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि देखो सेम मेटल को आप कैथोड एनोड के ऊपर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से हम एनोड के लिए भी लिख सकते हैं। और देखो अभी आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है ऊपर, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अगर आप यहां से नोट भी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये हमारी इक्वेशन होगी 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 माइनस 2 कर देता हूं, अगर मैं 1 माइनस 2 कर देता हूं तो क्या आता है वो चीज लिख लेते हैं एक बार। अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को हटा दो, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूं E कैथोड माइनस E एनोड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, इज इक्वल टू, पहले ये वैल्यू लिखेंगे, इसको मैं लिखता हूं E नोट कैथोड माइनस 0.059 अपॉन n 1 अपॉन मेटल n पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस पूरा लिख देता हूं मैं, E नोट ऑफ एनोड माइनस, अब एक और माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये प्लस बन जाएगा, 0.059 अपॉन n 1 अपॉन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। ठीक है, m पॉजिटिव। ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ी पहले मैंने यहां से नोट हटाया है, तो E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड क्या होता है, E नोट सेल होता है। ये हो गया आपका E नोट कैथोड, ये हो गया आपका E नोट एनोड। E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं E नोट सेल। और E कैथोड माइनस E एनोड क्या होता है, वो होता है E सेल। जहां पे नोट लगा हुआ था वहां पे नोट लगा देना, जहां पे नोट नहीं लगा हुआ मत लगाना। तो फॉर्मूला बन जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल, पहले आपको E नोट सेल कैलकुलेट कर लेना है, माइनस, यहां पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो माइनस इन दो टर्म्स में, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में से माइनस 0.59 है, 0.059 अपॉन n, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, 0.0591 अपॉन n, यहाँ पे log और था, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखता हूं लोगैरिथम ऑफ, इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये m n पॉजिटिव कंसेंट्रेशन माइनस log ऑफ 1 अपॉन एनोड जो रहेगा उसकी कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बन गया आपके पास। अब इन दोनों को हटा रहा हूं मैं, देखो बचेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log A माइनस log B, क्या बन जाता है, log A अपॉन B। फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है क्या, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B, इस तरह से होता है। तो देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं वहां पे मैं लिखता हूं जो m n पॉजिटिव, अब उनको मैं हटा रहा हूं, उनकी जगह पे सीधा मैं कैथोड और एनोड की कंसेंट्रेशन लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं log ऑफ, ये तो नीचे रहेगा 1 अपॉन m n पॉजिटिव, इसको मैं लिख लेता हूं ये कैथोड की कंसेंट्रेशन थी। किसकी कंसेंट्रेशन थी, ये कैथोड की, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे m कौन सा था n कौन सा था, ये कैथोड की कंसेंट्रेशन थी, और ये इसके अपॉन में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको लिखूंगा मैं एनोड की कंसेंट्रेशन। इसको क्या लिखेंगे, एनोड की कंसेंट्रेशन लिखेंगे।
और इस तरह से log को हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है ई सेल का फॉर्मूला। ई सेल कैलकुलेट कर रहे हैं जब आपको कैथोड एनोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन थी वो अलग दे रखी थी, वो 1 मोलर नहीं थी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू कहां से आएगी? n की वैल्यू सेल इक्वेशन से आएगी। लास्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है नर्स्ट इक्वेशन के अंदर, नर्स्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। लास्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो कंसंट्रेशन हम लेके चल रहे हैं ना भाई, ये इसकी कुछ पावर भी हो सकती है। कहां से आती है पावर? पावर भी आएगी सेल इक्वेशन से। जैसे मैं एक बार दोबारा याद कर लेना, आप पीछे देख सकते हो अपने नोट्स के अंदर मैंने लिखा था कि कॉपर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर टू पॉजिटिव में। अगर आप कॉपर और सिल्वर का केस लेके चलते हो, और सिल्वर जो आयंस थे वो किसमें कन्वर्ट हो रहे थे? वो एक्वस से सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, उनका रिडक्शन हो जाएगा। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो ये जो कोफिशिएंट लगा है ना, ये जो कोफिशिएंट लगा है, ये कोफिशिएंट पावर में चला जाता है। कहां चला जाता है? ये पावर के अंदर। जहां पर आप Ag प्लस की कंसंट्रेशन लिखोगे, कैथोड कौन है, एनोड कौन सा है? कैथोड सिल्वर का, तो नीचे आप लिखोगे Ag प्लस जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन, इस सारे का स्क्वायर। ऊपर लिखोगे आप इसका कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन। इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो इसकी कोई पावर नहीं बनाएंगे। अगर इसके सामने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रहता है वो 2, 3, 4 रहता है तो वो उतनी पावर बन जाती है उसकी। क्लियर है? तो ये चीज और आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इतना जो फॉर्मूला है यही आपकी नर्स्ट इक्वेशन है। इस नर्स्ट इक्वेशन को आपको लर्न कर लेना है। फॉर्मूला फिर दोबारा से वैसा ही कुछ बन के आ गया। वहां पे हम कैथोड लिख रहे थे, अब की बार क्या हो गया? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of anodic concentration upon cathodic concentration। इसको नोट करो फटाफट। देखो नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को। इस तरह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, वहां पर बस ये जो कंसंट्रेशन है 0.130 दे रखी है, तो वहां पर लोगरिथम को सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लोगरिथम क्या होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना सकती है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वो चीज आप वहां से चेक कर सकते हो। इस इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास भाई एक सेल दिया हुआ है, उस सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, उसका ई नोट सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी गिवन है। तो बताइए कि इस सेल का ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो पूछा हुआ है। या फिर हम बोलते हैं जो ई सेल, ईएमएफ होता क्या एक्चुअल में? किसी भी सेल को आप जब ऑपरेट करा रहे हो, जब उसको यूज कर रहे हो, तो वहां से कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसी को ईएमएफ बोला जाता है सेल का। ठीक है, कितना ड्रॉ होगा यहां से वो चीज कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ई सेल जो है वो पूछा हुआ है, ई नोट सेल गिवन है, ई नोट सेल गिवन है। कैथोड और एनोड अगर आपको पता चल जाए तो यहां पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन भी गिवन है और Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन भी गिवन है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम ढूंढते हैं कैथोड और एनोड को। सबसे पहले आप लिखोगे कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, उनके ऊपर क्या क्या रिएक्शंस हो रही है। सबसे पहले मैं लिखता हूं एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। चलो आप बताओ मेरे को कि भाई कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। या तो आप ये चेक करो कि भाई कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम रिएक्टिव होता है। ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। Mg की स्टेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पहुंच के वो स्टेट होगी +2, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम तो एनोड के ऊपर मिलेगा। सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, सिल्वर की चार्ज यहाँ +1 है, वहां जाके चार्ज कितना है? 0 है, तो सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, Ag प्लस जो है भाई वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Ag के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने एक्वस वगैरह नहीं लिखे हैं अभी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है? एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है कि Mg आपको गिवन था और वो Mg2+ के अंदर कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करके। ठीक है, अभी अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट ऑन द बोथ साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल आउट, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आपको कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। यहां से आपको पता चल गया कि n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? वो 2 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है इतना? आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, एक साइड में चार्ज कितना है? +2 है, इस साइड में चार्ज कितना है? +2, n की वैल्यू 2 होने वाली है। क्लियर? इसके बाद तो आपको कैथोड एनोड की रिएक्शंस मिली, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, वो आपको पता चल गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि कैथोड की कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है और एनोड की कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है। आपको जब फॉर्मूला लिखना होगा तो पहले आप फॉर्मूला लिख के दिखाओगे, बताना भी क्या फॉर्मूला होता है नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of concentration of anode upon कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। एनोड और कैथोड पता चल गई होगी, कंसंट्रेशन यहां पे रखनी है। तो चलिए वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है भाई?
3.17 वोल्ट दिया हुआ है, इनोड सेल कितना दिया हुआ है 3.17, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ई सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591 वोल्ट बाय एन। ये जो टर्म रहती है किसके अंदर यूनिट क्या रहती है, वोल्ट के अंदर रहती है। जो सोल्व करके आया था टोटल, वहां पर वैल्यू आएगी जो उसकी यूनिट आएगी वोल्ट के अंदर। अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में वोल्ट लिख लेना। और उसके बाद लॉग जो आप यूज करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड की कंसंट्रेशन क्या है? एनोड देखो किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी है 0.100। इसको मैं 0.1 लिख सकता हूँ या फिर 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं, 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं इसको। तो मैंने लिख दिया एनोड की कंसंट्रेशन है 10 टू पावर -1। इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, 0.1 था ये, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -1। दूसरा कैथोड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कैथोड की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.0001। इसका मतलब हो गया 10 टू पावर -4। ये 10 टू पावर -4 है कि नहीं है ना? तो हम बोल रहे हैं कि 10 टू पावर क्या हो गया, ये -4 हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि भाई इसकी पावर 2 और कर दी। ये क्यों हुई 2? अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में बताया था कि जो ये सेल इक्वेशन होती है, इस सेल इक्वेशन के अंदर जो आपको ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए जाते हैं ये पावर में चले जाते हैं। ये कहां चले जाते हैं? पावर के अंदर चले जाते हैं। तो 10 टू पावर -4 की पावर कितनी होगी, 10 टू पावर 2 हो जाएगी, मतलब और पावर 2 हो जाएगी। अब देखो इसको अगर आगे सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहली चीज इस लॉग को सोल्व करना है हमें। 10 टू पावर -4 और उस पर पावर 2 है, कितना हो जाएगा टोटल? 10 टू पावर 8 हो जाएगा -8। 10 टू पावर -8 ऊपर जाके 10 टू पावर +8 हो जाएगा। 10 टू पावर +8 और ये जो -1 रहेगा ये क्या बन जाएगा, इसको देख लेते हैं एक बार। मैं लिखता हूं ये होगा 10 टू पावर -1 और ऊपर आ गया 10 टू पावर 8। इस तरह लिख लेता हूं इसको, log 1 ये 0.0591 बाय n माइनस और ये था 3.17 वोल्ट। एक स्टेप मतलब मैंने यहीं पे कर दिया है। इस तरह से ई सेल जो रहेगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इससे नर्स इक्वेशन से। अब इसको सोल्व कर ले। 10 टू पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। 10 टू पावर 7 को अगर आप लिखते हो तो यहाँ इस तरह फॉर्मूला लिखा जाता है, log a रेज़ टू पावर b का फॉर्मूला होता है, b बाहर आ गया log a। 10 टू पावर log 10 टू पावर 7 को हमें सोल्व करना है, तो पावर बाहर आ जाएगी, बनेगा 7 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, 7 into 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप log सोल्व करना सीख सकते हैं। log के बारे में बहुत सारे फॉर्मूले मैंने दे रखे हैं। अगर आपको सिंपल बेसिक log होता है क्या, वहां से लेके चाहे आप जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं जो नेट के इसमें एनडीए के अंदर आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा log टेबल कैसे देखा जाता है वो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के दे रखी है। तो यहां से आता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय n। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2 into 7। ये 7 कहां से आया, इस सारे को सोल्व करके 7 आ गया। ये 10 टू पावर 7 बचा था, 7 बाहर चला गया, log 10 बच गया। log 10 वैल्यू 1 होती है। अब इसको और सोल्व करना है। इसको अगर सोल्व करते हैं तो मैं इसको ही कैंसिल आउट कर लेता हूं, क्योंकि 7 को पूरा रख लेता हूं, बाद में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो काम आएगा। ये 1 को भी आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो 2 को हटाया, 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं। 2 2 4 पे गया, 2 9 18 पे गया, 2 5 10 पे गया। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, इतने वोल्ट 3.17 वोल्ट माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, 7 9 63, उसके अंदर 3 ऐड किए तो 66 हो गए, 7 2 14, 6 20 हो गए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है इस तरह से। क्लियर, इतने वोल्ट। इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करोगे क्या आएगा, पहले आएगा 5। अब देखो इस चीज में गलती मत करना, ये बहुत छोटी छोटी चीज है। मैथ्स चल रहा है, सारा सोल्व कर रहे हैं आपने। केमिस्ट्री के अंदर खाली ये फॉर्मूला सीखा है, बाकी चीज तो मैथ्स की है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में इस फॉर्मूले के नंबर आपको मिलेंगे। जब भी आप बोर्ड में अटेम्प्ट कर रहे हो फॉर्मूला जरूर लिखना है, इस फॉर्मूले के नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो कुछ नंबर कटेंगे आपको, चाहे आपका एग्जाम जो आंसर जो पूरा सही आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा, पहले अगर आपको नहीं पता हो तो याद रख लेना, डेसिमल के बाद पहले प्लेसेस को इक्वल करते हैं। यहाँ पे 4 प्लेसेस है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 4 प्लेसेस कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से मेरा 5 बचेगा, इसके बाद 3 बचेगा, इसके बाद 6 बचेगा, यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 2। इतने वोल्ट आपका ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपने क्वेश्चन को शुरुआत में पढ़ा हो तो वहां पे लिखा होता रिप्रेजेंट द सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन हो लिखना है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो बताओ मेरे को जल्दी से। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं एनोड को, बाद में लिखते हैं कैथोड को। और एनोड जो रहेगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पहले लिखेंगे हम एनोड को। ये तो आपका आंसर आ गया, ईएमएफ सेल इतना रहेगा। बाद में लिखेंगे इधर सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पहले एनोड फिर कैथोड, और बीच में लगाएंगे हम ये इस तरह से
डबल वर्टिकल लाइन। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव के अंदर, तो लिखूंगा Mg सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में। इसकी कंसंट्रेशन लिखनी होगी यहाँ पे, कितनी है 0.1 मोलर। एक्वस भी लिख सकते हो, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0.1 मोलर लिखा है तो एक्वस ही है इसका मतलब। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर हो रहा है भाई Ag पॉजिटिव था, अब 2Ag पॉजिटिव मत लिखना, Ag पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन थी 0.0001 मोलर, ये कन्वर्ट हो रहा है Ag के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपकी सेल की रिप्रेजेंटेशन। अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मान के चलो 1 नंबर तो आपको सीधा सीधा रिप्रेजेंट द सेल, 1 नंबर आपका सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन के अंदर है। अगर आपने नहीं लिखी है तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्लियर। दूसरी चीज 2 नंबर का बाकी जो यूनिट सेल कैलकुलेट करने वाला होता है, तो उसके अंदर आपको जहां जहां फॉर्मूले आप यूज करोगे हर एक फॉर्मूले का आपको नंबर मिलेगा। फिर किस तरह से फॉर्मूला आप एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आप लॉग सोल्व कर रहे हो लॉग के फॉर्मूला आप खोल के दिखाओगे, लॉग का ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है और फाइनली ये आंसर आया है आपका, क्लियर। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नर्स्ट इक्वेशन से जो ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रहता है इसको हम क्या करेंगे, आगे रिलेट करेंगे। एक तो हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो हम जब इस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम जो रहता है वो मेंटेन रहने की कोशिश करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc हम लिखते थे उससे रिलेट करेंगे, साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का क्या रिलेशन रहता है उसको भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।